क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन अचानक भारी हो गया है, जैसे भीतर का सारा उत्साह धीरे धीरे खत्म हो रहा हो और हर काम बोझ की तरह लगने लगे? ऐसे समय में हम बार बार खुद से पूछते हैं, आखिर कोई पहले क्यों नहीं बताता कि इससे कैसे निपटा जाए? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदलने में मदद की है। किताब का नाम है व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर और इसे लिखा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जूलिया स्मिथ ने। उन्होंने अपने अनुभव से हमें ऐसी सरल और असरदार बातें दी हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में मन को संभालने और मजबूत बनाने का काम करती हैं। किताब हमें सिखाती है कि मन का मूड हमेशा स्थिर नहीं रहता। कभी कभी बिना वजह भी मन उदास हो जाता है और यह उदासी हमें धीरे धीरे नीचे खींचने लगती है। जब मूड डाउन होता है तो शरीर भी सुस्त हो जाता है, दिमाग में बार बार वही नकारात्मक बातें घूमने लगती हैं और इंसान अकेला पड़ जाता है। यही वह समय है जब एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। अगर आप गौर करें तो लो मूड अपने आप को एक जाल की तरह फैला देता है। जितना आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं उतना ही मन और भारी होता जाता है। जितना आप खुद को लोगों से दूर करते हैं उतना ही अकेलापन और बढ़ता है और यही डाउनवर्ड स्पाइरल धीरे धीरे हमें और गहराई में धकेल देता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। बस जरूरत है छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने की। कभी कभी सिर्फ बिस्तर से उठकर खिड़की तक चलना या कमरे की हवा बदलना मूड को हल्का करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। जब हम शरीर को हिलाते डुलाते हैं तो दिमाग को भी यह संकेत मिलता है कि बदलाव शुरू हो रहा है। यह जादू नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और करने के बीच का एक साइकिल है जो धीरे धीरे हमें ऊपर की ओर खींचने लगता है। जब मन उदास होता है तो सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि हर काम को टालने लगते हैं। हमें लगता है कि जब मूड अच्छा होगा तब उठकर काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मूड अपने आप ऊपर नहीं आता। उसे ऊपर खींचने के लिए हमें ही कदम बढ़ाने पड़ते हैं। छोटे छोटे काम यहां सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। मान लीजिए आपका मन बहुत भारी है और आपको लग रहा है कि कुछ भी करने का मन नहीं है। ऐसे समय में आप खुद से कहें, मुझे पूरा घर साफ नहीं करना, सिर्फ मेज पर रखे 2 बर्तन धोने हैं। जब आप यह छोटा सा काम कर लेंगे तो मन आपको थोड़ी राहत देगा। यही छोटी जीत आपके अंदर दोबारा एक्शन लेने की चिंगारी जलाती है। लो, मूड से बाहर निकलने का दूसरा असरदार तरीका है गुड इनफ डिसीजन लेना। कई बार हम किसी फैसले को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से फंसे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना सोचें कि अभी के लिए कौन सा डिसीजन ठीक ठाक है और उसी पर काम शुरू कर दें तो धीरे धीरे आगे का रास्ता साफ होता जाता है। तीसरा तरीका है शरीर को मूवमेंट में लाना। जब आप चलते हैं, स्ट्रेच करते हैं या हल्की सी एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपका शरीर दिमाग को यह सिग्नल देता है कि चीजें बदल रही हैं। साइंस यह मानती है कि मूड और बॉडी के बीच सीधा कनेक्शन है। अगर आप दिमाग से ताकत नहीं जुटा पा रहे तो शरीर से शुरुआत कीजिए, बाकी का काम दिमाग खुद कर लेगा। चौथा तरीका है अपने दिमाग में चल रही नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ना और धीरे धीरे उसे बदलना। अक्सर उदासी के समय हम खुद को डांटते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी समय खुद से कहें, हाँ आज का दिन मुश्किल है लेकिन मैं छोटे छोटे कदम से इसे संभाल सकता हूं, तो ये शब्द आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि बदलाव रातों रात नहीं होता। जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है वैसे ही मूड भी छोटे छोटे कामों से सुधरता है। सबसे अहम बात यह है कि आप खुद को दोषी मानने की बजाय एक साथी की तरह ट्रीट करें। अपने आप से वही व्यवहार करें जो आप किसी अच्छे दोस्त से करेंगे। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब सुबह से ही सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। कोई काम पूरा नहीं होता, लोग भी समझ नहीं आते और खुद से भी शिकायत बढ़ जाती है। ऐसे दिनों को हम अक्सर बुरा दिन मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन असली खेल वही है, क्या हम उस खराब दिन को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं? जवाब है हाँ। सबसे पहले जरूरी है रीसेट पॉइंट बनाना। जब दिन बिगड़ रहा हो तो खुद से कहें, ठीक है सुबह खराब थी लेकिन दोपहर या शाम अलग हो सकती है। यह सोच दिमाग को नया मौका देती है। हर पल एक नया रीसेट पॉइंट हो सकता है। दूसरा कदम है छोटे छोटे माइक्रो गोल्स सेट करना। जैसे
अभी सिर्फ 10 मिनट के लिए टहलना है या अभी सिर्फ एक पेज पढ़ना है। ये छोटे छोटे टारगेट हमें उस सुस्ती के दलदल से निकालते हैं जिसमें हम फंस चुके होते हैं। एक छोटी उपलब्धि अगले कदम की ऊर्जा बन जाती है। तीसरा तरीका है प्लीजर लिस्ट बनाना, यानी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपके मूड को तुरंत हल्का कर दें, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना, किसी दोस्त से 2 मिनट बात करना या गर्म चाय की चुस्की लेना। ये छोटे आनंद आपकी थकान और चिड़चिड़ाहट को कम करके आपको दोबारा सक्रिय बनाते हैं। चौथा और बेहद असरदार तरीका है कंपैशन ब्रेक लेना, यानी खुद से यह कहना, हाँ आज मुश्किल है लेकिन मैं इंसान हूं, और इंसान होने का मतलब ही है उतार चढ़ाव का होना। यह सोच आपके अंदर अपराध बोध को कम करती है और हौसला देती है। और दोस्तों, सबसे अहम है कि खराब दिन को हमेशा एक सीढ़ी की तरह देखना चाहिए। एक दिन का मूड आपकी पूरी जिंदगी का पैमाना नहीं है। अगर आप सीख जाएं कि खराब दिन को संभालना भी आपके बस में है, तो धीरे धीरे आप मजबूत बनते जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे मूड का सबसे बड़ा सहारा कोई जटिल तकनीक या बड़ी थ्योरी नहीं होती, बल्कि सबसे साधारण चीजें होती हैं, जैसे अच्छी नींद, सही खाना और एक स्थिर रूटीन। जब ये बेसिक चीजें बिगड़ती हैं तो मन भी धीरे धीरे असंतुलित हो जाता है। सोचिए, अगर आपने 2-3 रात अच्छी नींद नहीं ली तो दिन में चिड़चिड़ापन, सुस्ती और नेगेटिव थॉट्स अपने आप बढ़ जाते हैं। यही थकान आपके मूड को और नीचे धकेलती है। नींद दिमाग की बैटरी की तरह है। जब बैटरी चार्ज होगी तभी आपका मन भी संतुलित और शांत रहेगा। इसी तरह खाना भी बहुत मायने रखता है। जब शरीर को सही समय पर सही ऊर्जा नहीं मिलती तो दिमाग केमिकल्स का संतुलन बिगड़ जाता है। जंक फूड या लगातार मीठा खाने से थोड़ी देर के लिए मूड बेहतर लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में ऊर्जा गिर जाती है और फिर वही खालीपन लौट आता है। इसके बजाय अगर आप साधारण, हेल्दी और समय पर भोजन लें तो मूड स्थिर रहता है। रूटीन को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हमारा दिन बिना किसी तय ढांचे के चलता है तो मन बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल सा शेड्यूल है, जैसे सोने और उठने का समय, हल्की एक्सरसाइज, थोड़ा वर्क और थोड़ा रिलैक्सेशन, तो दिमाग को सुरक्षा का एहसास होता है। यही सुरक्षा मूड को स्थिर करती है। यहां सबसे बड़ी सीख यही है कि मूड को संभालने की शुरुआत हमेशा बेसिक्स से करनी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी किताबों या जटिल तकनीकों से राहत मिलेगी, लेकिन सच ये है कि अगर नींद, खाना और रूटीन सही कर लिया जाए तो आधी लड़ाई यहीं जीत ली जाती है। जब बात मोटिवेशन की आती है तो हम अक्सर इसे एक जादुई फीलिंग समझ बैठते हैं, जैसे अचानक मन में जोश भर जाएगा और हम बड़े बड़े काम पूरे कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन कोई आसमान से गिरने वाली चिंगारी नहीं है। यह एक चक्र है जहां एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है और मोटिवेशन आगे और एक्शन को बढ़ावा देता है। सोचिए, आपने मन में ठाना कि रोजाना टहलने जाएंगे, लेकिन पहले ही दिन मन नहीं हुआ। अगर आप बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि मोटिवेशन आएगा तो शायद आप कभी उठ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आपने जरा सा जोर लगाकर जूते पहन लिए और 10 मिनट बाहर निकल गए तो वही छोटा सा कदम आपके अंदर संतोष और ऊर्जा भर देगा, और यही ऊर्जा अगली बार फिर आपको बाहर ले जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मोटिवेशन का असली राज है शुरुआत करना। जब आप छोटे से एक्शन से शुरुआत करते हैं तो वही एक्शन आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि यह लहर की तरह ऊपर नीचे होता है। कभी आप बेहद उत्साहित महसूस करेंगे, कभी बिल्कुल खाली। इस उतार चढ़ाव को समझना जरूरी है ताकि आप हर बार लो फेज में खुद को दोषी न माने। मोटिवेशन को मजबूत रखने का एक तरीका है अपने काम को वैल्यू से जोड़ना। अगर आप जानते हैं कि कोई काम क्यों जरूरी है तो मन न होने पर भी आप खुद को उठाकर वह काम कर लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज सिर्फ शरीर बनाने के लिए कर रहे हैं तो मन ना होने पर आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इसे अपनी लंबी उम्र और परिवार के लिए स्वस्थ रहने से जोड़ते हैं तो यह गहरी वजह आपको आगे बढ़ाती है। यहां सीख यही है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है। आपके छोटे छोटे एक्शन और आपकी गहरी वैल्यूज ही इसका असली ईंधन है। दोस्तों, मोटिवेशन एक बीज की तरह है। अगर आप उसे सही माहौल देंगे तो वह पनपेगा, वरना सूख जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मोटिवेशन को रोज रोज छोटे छोटे तरीकों से पोषित करें। सबसे पहला तरीका है स्पष्ट लक्ष्य तय करना।
जब हमें साफ पता होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं तो मन भटकता नहीं। मान लीजिए आप कहें मुझे फिट होना है, यह बहुत धुंधला लक्ष्य है, लेकिन अगर आप तय करें मुझे अगले 1 महीने में हफ्ते में 5 दिन रोज 20 मिनट वॉक करनी है, तो यह लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। दिमाग को रास्ता साफ दिखने लगता है। दूसरा तरीका है छोटी जीतों का जश्न मनाना। जब भी आप कोई छोटा काम पूरा करें, खुद को शाबाशी दीजिए। यह जरूरी नहीं कि बड़ी पार्टी करें, बस मन ही मन कहें शाबाश, आज मैंने वॉक पूरी की। ये छोटे छोटे जश्न आपके अंदर दोबारा वही काम करने की इच्छा जगाते हैं। तीसरा तरीका है सही माहौल बनाना। अगर आपका वातावरण आपको बार बार टाल मटोल की ओर ले जा रहा है तो मोटिवेशन टिकना मुश्किल है। सोचिए, आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन चारों ओर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बज रहे हैं। ऐसे माहौल में मन भटकना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन बंद कर दें, एक शांत कोना बना लें, तो मन अपने आप ध्यान केंद्रित करने लगेगा। चौथा और सबसे गहरा तरीका है खुद से जुड़े सवाल पूछना। जैसे, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? ये मेरे लिए किस मायने रखता है? जब आपके पास इस सवाल का ईमानदार जवाब होता है तो मुश्किल समय में भी वही जवाब आपको रास्ते पर बनाए रखता है। और दोस्तों, मोटिवेशन को पोषित करने के लिए कभी कभी सिर्फ शुरुआत करना ही काफी होता है। जैसे गाड़ी को धक्का देकर चलाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में भी पहले कदम पर थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। उसके बाद गति अपने आप बनने लगती है। हम सब इस स्थिति से गुजरते हैं जब मन बिल्कुल भी नहीं करता। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई जरूरी जिम्मेदारी, सब कुछ भारी लगने लगता है। उस समय दिमाग यही कहता है अभी रहने दो, कल करेंगे। और यही कल धीरे धीरे हफ्तों और महीनों में बदल जाता है। असल बात यह है कि मन का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। मन को काम में लगाने के लिए हमें पहले कदम उठाना ही पड़ता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है 5 मिनट का नियम। यानी खुद से कहिए मुझे बस 5 मिनट यह काम करना है। जब आप शुरुआत कर देंगे तो अक्सर पाएंगे कि मन धीरे धीरे साथ देने लगेगा और 5 मिनट 15 मिनट में बदल जाते हैं। दूसरा तरीका है काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब आप पूरी किताब पढ़ने या पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने के बारे में सोचते हैं तो वह पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन अगर आप कहें अभी सिर्फ 1 पेज पढ़ना है या सिर्फ पहला स्टेप पूरा करना है, तो दिमाग उस बोझ से डरता नहीं। तीसरी स्ट्रैटेजी है डेडलाइन का इस्तेमाल। लेकिन यह जरूरी नहीं कि बड़ी डेडलाइन हो। आप चाहें तो खुद के लिए माइक्रो डेडलाइन बना सकते हैं। अगले आधे घंटे में यह छोटा टास्क खत्म करना है। ये छोटे छोटे समय सीमा वाले फ्रेम हमें सक्रिय रखते हैं। चौथा तरीका है अपने माहौल को बदलना। कभी कभी काम करने का मन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसी जगह या उसी माहौल में फंसे रहते हैं। बस जगह बदल लें। डेस्क से उठकर किसी और कमरे में बैठ जाएं या बाहर खुली हवा में काम शुरू करें। यह छोटा बदलाव दिमाग को रिफ्रेश कर देता है। सबसे अहम बात है मन न होने पर भी शुरू करना। असली ताकत उसी में है। यह वैसा ही है जैसे कोई इंजन पहली बार स्टार्ट करने में ज्यादा मेहनत लेता है, लेकिन एक बार चल पड़ा तो सफर आसान हो जाता है। जब हम किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचते हैं, जैसे करियर बदलना, नई आदत शुरू करना या पूरी तरह से अपनी जीवन शैली बदलना, तो यह काम पहाड़ जैसा लग सकता है। दिमाग बार बार सोचता है इतना बड़ा बदलाव मैं कैसे करूंगा, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? और यही सोच हमें शुरुआत करने से रोक देती है। लेकिन असली राज यह है कि बड़ा बदलाव कभी एक ही बार में नहीं होता। यह हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे आप अगर एक लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो सफर का पहला कदम ही पूरी दिशा तय कर देता है। सबसे पहला तरीका है एक छोटे स्टेप की पहचान करना। मान लीजिए आप फिटनेस सुधारना चाहते हैं। पूरे जिम का प्लान बनाने और डाइट चार्ट पर उलझने से बेहतर है कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरुआत करें। यही छोटा स्टेप धीरे धीरे बड़ी आदत में बदल जाता है। दूसरा तरीका है स्पष्टता लाना। जब बदलाव बहुत बड़ा दिखता है तो दिमाग भ्रमित हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ दें, पहले यह फिर यह, तो रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है खुद से सही सवाल पूछना। अगर मैं अगले 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखूं तो कौन सा छोटा कदम मुझे खुशी देगा कि मैंने शुरुआत की थी? यह सवाल आपको असली प्राथमिकता तक पहुंचाता है। और बड़ा बदलाव करने के लिए कभी कभी सिर्फ इतना करना ही काफी होता है, कहीं से भी शुरुआत कर दो। परफेक्ट शुरुआत ढूंढने की कोशिश मत करो।
जब आप एक छोटे स्टेप से शुरू करते हैं तो वही कदम बाकी बदलावों का रास्ता खोल देता है। यह बिल्कुल बीज बोने जैसा है। आप तुरंत पेड़ नहीं उगा सकते, लेकिन एक छोटा बीज बोकर उसके बढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे पानी और देखभाल से वह बीज मजबूत पेड़ बन जाता है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब दिल बहुत गहराई से चोट खाता है। चाहे किसी रिश्ते का टूटना हो, किसी अपने को खोना हो, या फिर कोई सपना बिखर जाना। यह भावनात्मक दर्द हमें भीतर तक तोड़ देता है। ऐसे समय में अक्सर हमारी पहली प्रवृत्ति यही होती है कि इस दर्द को दबा दें, नजरअंदाज कर दें या दिखाएं कि सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द को दबाने से वह खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा होता चला जाता है। भावनात्मक दर्द से निपटने का पहला कदम है उसे नाम देना। जब आप अपने एहसास को शब्दों में ढालते हैं, जैसे मैं उदास हूं, मैं निराश हूं, या मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, तो दिमाग उस भावना को समझने लगता है। बिना नाम दिए वह बस एक धुंधली बेचैनी बनी रहती है, लेकिन नाम देने से वह थोड़ी साफ और संभालने योग्य हो जाती है। दूसरा कदम है इमोशंस को गुजरने देना। भावनाएं लहरों की तरह होती हैं। वे आती हैं, अपने चरम पर पहुंचती हैं और फिर धीरे धीरे उतर जाती हैं। अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वे भीतर फंसी रह जाती हैं और ज्यादा तकलीफ देती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें गुजरने दें तो वे खुद ब खुद हल्की हो जाती हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है अपने शब्दों की ताकत को पहचानना। कई बार हम अपने ही शब्दों से अपने दर्द को और बड़ा बना देते हैं। जब हम बार बार कहते हैं मैं टूटा हुआ हूं, मैं खत्म हो गया हूं, तो दिमाग उसी पहचान को सच मान लेता है। लेकिन अगर हम यह कहें मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं, लेकिन मैं इससे सीख रहा हूं, तो दर्द का वजन हल्का हो जाता है। और भावनात्मक दर्द को संभालने का सबसे अहम हिस्सा है खुद के साथ दया और नरमी रखना। जब आपका कोई दोस्त मुश्किल में होता है तो आप उसे प्यार और सहानुभूति देते हैं। उसी तरह जब आप खुद कठिनाई में हों तो खुद को वही सहानुभूति देना सीखें। यही सेल्फ कंपैशन आपको टूटने की बजाय मजबूत बनाती है। यह याद रखिए कि दर्द कोई दुश्मन नहीं है। यह हमें यह याद दिलाने आया है कि हम इंसान हैं। हमारे लिए रिश्ते और सपने मायने रखते हैं। दर्द को दबाने की बजाय उसे समझकर, स्वीकार कर और संभाल कर हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जब हमारा कोई अपना गहरे दर्द से गुजर रहा होता है। वह दुख चाहे रिश्तों का हो, किसी नुकसान का हो, या जीवन की किसी बड़ी असफलता का। हमें समझ नहीं आता कि उसकी मदद कैसे करें। कई बार तो हम गलत बातें बोलकर उसके घाव और गहरे कर देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी को ठीक करने की जल्दी मत दिखाइए। जब कोई अपना रो रहा हो या टूट रहा हो तो हमें तुरंत सलाह देने या हल निकालने की जरूरत नहीं होती। ऐसे समय में सबसे ज्यादा असर करता है बस चुपचाप उसके साथ बैठ जाना। आपकी उपस्थिति ही उसके लिए बड़ी राहत होती है। दूसरी बात, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। लोग अक्सर कह देते हैं चलो भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये शब्द सुनने वाले के लिए बहुत हल्के लग सकते हैं। इसके बजाय अगर आप कहें हां, ये बहुत मुश्किल है और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो सामने वाले को सच्चा सहारा महसूस होता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है उसकी भावनाओं को मान्यता देना। अगर कोई कहे मैं बहुत टूट चुका हूं, तो आप यह मत कहिए अरे इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि कहिए हां, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन है। जब हम किसी के दर्द को वैध ठहराते हैं तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। सबसे अहम बात है छोटे छोटे काम करके मदद करना। कभी कभी खाना बनाकर देना, जरूरी कामों में हाथ बंटाना, या बस यह पूछना कि आज तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। ये छोटे कदम सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। याद रखिए, जब कोई अपना भावनात्मक दर्द में होता है तो हमें उसके घाव भरने का वादा नहीं करना चाहिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उसके साथ खड़े रहें ताकि वह अकेलेपन के बोझ से न टूटे। यही सच्ची इंसानियत है, किसी के दर्द को बांटकर उसे जीने की हिम्मत देना। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमारी पूरी दुनिया हिला देते हैं। किसी अपने को खो देना, किसी रिश्ते का अचानक टूट जाना, या किसी सपने का हमेशा के लिए बिखर जाना। ये सब अनुभव हमें शोक की गहरी अंधेरी घाटी में ले जाते हैं। इस दौर में अक्सर लोग हमसे कहते हैं
समय सब ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शोक कोई साधारण जख्म नहीं है। यह इंसान की आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि शोक कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करना पड़े। यह तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है जो हमें उस गहरे नुकसान से निपटने में मदद करती है। अगर हम इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करें या उसे नकार दें तो दर्द और ज्यादा लंबा और भारी हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या शोक के कुछ तय स्टेज होते हैं? हाँ, कई बार हम शोक को इनकार, गुस्सा, सौदेबाजी, उदासी और स्वीकार करने जैसे चरणों में अनुभव करते हैं। लेकिन हर इंसान का अनुभव अलग होता है। कोई जल्दी स्वीकार कर लेता है, कोई सालों तक उदासी में डूबा रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद को दूसरों से न तुलना करें और अपने शोक को उसी तरह जीने दें जैसा वह स्वाभाविक रूप से आता है। शोक से गुजरने का एक तरीका है उससे जुड़े कार्य पूरे करना, यानी अपने मन को धीरे धीरे यह एहसास दिलाना कि हां, नुकसान हो चुका है और अब हमें उसके साथ जीना सीखना है। इसमें शामिल है खोए हुए व्यक्ति या चीज की यादों को सम्मान देना, खुद को उस हकीकत से परिचित कराना और धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में लौटना। इस दौर में हमें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। परिवार, दोस्त और समुदाय हमारे लिए पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनते हैं। लेकिन साथ ही अगर दर्द बहुत ज्यादा गहरा हो और रोजमर्रा की जिंदगी को संभालना मुश्किल लगे तो प्रोफेशनल मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। याद रखिए, शोक से गुजरना सीधा रास्ता नहीं है। यह ऊंच नीच से भरा सफर है। कभी आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे, कभी अचानक वही दर्द फिर सामने आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हम उस घाटी से बाहर निकलना सीख जाते हैं और यही शोक की असली ताकत है। वह हमें और गहरा और मानवीय बना देता है। आत्मसंदेह यानी सेल्फ डॉट एक ऐसा एहसास है जो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। यह वह आवाज है जो भीतर से कहती है, क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? या अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह आवाज इतनी तीखी होती है कि हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। सबसे पहले समझिए कि आत्मसंदेह होना असामान्य नहीं है। यह इंसान होने का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस आवाज को सच मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसे चुनौती देकर आगे बढ़ते हैं। आत्मसंदेह से निपटने का पहला तरीका है क्रिटिसिज्म को सही नजरिए से देखना। अगर कोई आपकी गलती निकालता है तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि आप अयोग्य हैं। क्रिटिसिज्म कभी कभी आपकी कमियों को सुधारने का मौका भी देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सी बात आपके लिए काम की है और कौन सी बस दूसरों की राय है। दूसरा तरीका है कॉन्फिडेंस को एक स्किल की तरह देखना। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कॉन्फिडेंस अभ्यास से बनता है। जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाते हुए गिरता है, वैसे ही हम भी नई चीज करते समय गलतियां करेंगे, लेकिन हर कोशिश के साथ भरोसा बढ़ता जाता है। तीसरा तरीका है अपनी गलतियों को अपनी पहचान से अलग करना। जब हम कहते हैं मैं असफल हूं, तो हम अपनी पूरी पहचान को नाकामी से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम कहें हां, यह कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन मैं फिर से प्रयास कर सकता हूं, तो असफलता सिर्फ एक घटना बन जाती है, न कि हमारी पहचान। आत्मसंदेह से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है यह समझना कि आप पर्याप्त हैं। हर समय परफेक्ट होना जरूरी नहीं। कभी कभी गुड इनफ भी काफी होता है। खुद को वही दया और समर्थन दीजिए जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को देंगे। याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर या संदेह नहीं होगा। असली आत्मविश्वास का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। चिंता यानी एंग्जाइटी एक ऐसी भावना है जो हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आती है। यह वह बेचैनी है जो हमें भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते सोचते थका देती है। जैसे, अगर यह गलत हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यह लगातार चलने वाला डर हमारे दिमाग और शरीर दोनों को जकड़ लेता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि चिंता को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है। यह हमारे दिमाग की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हमें कमजोर बना देती है। इसीलिए लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि चिंता को गायब कर दें, बल्कि यह कि उसे मैनेज करना सीखें। चिंता को तुरंत कम करने का पहला तरीका है सांसों पर ध्यान देना। जब भी बेचैनी बढ़े, धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें।
यह शरीर को यह संदेश देता है कि अब खतरा नहीं है और दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरा तरीका है ग्राउंडिंग टेक्निक। इसका मतलब है खुद को वर्तमान में लाना। उदाहरण के लिए अपने आसपास देखिए और 5 चीजें गिनिए जो आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 चीजें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं और 1 चीज जिसका स्वाद ले सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को चिंता के विचारों से हटाकर अभी की हकीकत में ले आता है। तीसरा तरीका है विचारों को लेबल करना। जब दिमाग बार बार नकारात्मक बातें सोच रहा हो तो खुद से कहें, यह सिर्फ एक चिंता वाला विचार है, यह सच नहीं है। यह छोटा सा बदलाव उस विचार की पकड़ को कमजोर कर देता है। चौथा तरीका है वॉरी पोस्टपोन करना, यानी जब भी चिंता सताए खुद से कहें, ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा, लेकिन अभी नहीं, बल्कि शाम को 7 बजे। इस तरह दिमाग को भरोसा मिलता है कि आप उस चिंता को नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन उसे पूरे दिन हावी भी नहीं होने दे रहे। सबसे अहम बात है अनिश्चितता को स्वीकार करना। हम सब चाहते हैं कि भविष्य साफ साफ दिखाई दे, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन अनिश्चित है। जब आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तो चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। याद रखिए, डर और चिंता आपके दुश्मन नहीं हैं। वे सिर्फ संकेत हैं कि आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन जब आप इन्हें पहचान कर संभालना सीख लेते हैं, तो यही संकेत आपकी ताकत बन जाते हैं। अक्सर हम तनाव को केवल बुरा मानते हैं। हमें लगता है कि स्ट्रेस यानी बीमारी, कमजोरी और परेशानी। लेकिन असलियत यह है कि स्ट्रेस हमेशा दुश्मन नहीं होता। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारी जिंदगी को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी भी है। सोचिए, अगर आपके पास बिल्कुल भी तनाव न हो तो क्या आप कभी समय पर काम पूरा करेंगे? शायद नहीं। स्ट्रेस हमें फोकस देता है, हमें काम की अहमियत याद दिलाता है और हमारे भीतर ऊर्जा जगाता है। इसे गुड स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जब यही स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा हो जाता है और लगातार बना रहता है, तभी यह बैड स्ट्रेस में बदलकर हमें थकाने और तोड़ने लगता है। तनाव से निपटने का पहला तरीका है सही नजरिए से देखना। अगर आप स्ट्रेस को केवल दुश्मन मानेंगे तो यह आपको और डराएगा। लेकिन अगर आप सोचें, यह स्ट्रेस मुझे तैयार कर रहा है, तो आपका शरीर और दिमाग इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। दूसरा तरीका है स्ट्रेस की बैलेंसिंग, यानी सिर्फ उसे घटाने पर फोकस मत करें, बल्कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर भी ध्यान दें। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, नियमित मूवमेंट करते हैं और रिश्तों में जुड़ाव बनाए रखते हैं, तो आपका शरीर और मन तनाव को झेलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। तीसरा तरीका है स्ट्रेस को चैनलाइज करना। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रेजेंटेशन से पहले आपको घबराहट हो रही है, तो उस ऊर्जा को डर मानने के बजाय तैयारी और फोकस में लगाइए। वही एड्रेनालिन जो आपको कांपने पर मजबूर करता है, वही आपको तेज और सतर्क भी बना सकता है। जब स्ट्रेस हद से ज्यादा हो जाए, तो यह मान लेना कि मैं हार रहा हूं सही नहीं है। ऐसे समय पर कॉपिंग टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। छोटी छोटी सांस लेने की प्रैक्टिस, ब्रेक लेना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, यह सब मिलकर आपके दिमाग को संदेश देता है कि आप अकेले नहीं हैं और आप हालात संभाल सकते हैं। याद रखिए, स्ट्रेस को मिटाना जरूरी नहीं है। असली कला यह है कि आप उसे अपने साथी की तरह इस्तेमाल करना सीखें। यही स्ट्रेस जब आपके पक्ष में काम करेगा, तो आप मुश्किल हालात में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हम सबकी जिंदगी में एक सवाल अक्सर गूंजता है, मैं बस खुश रहना चाहता हूं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो पाएंगे कि खुशी अपने आप नहीं मिलती। अगर हम सिर्फ खुशी का पीछा करते रहेंगे, तो वह और दूर भागती जाएगी। असली राज यह है कि खुशी एक परिणाम है, जड़ नहीं। इसकी जड़ है अर्थ, यानी मीनिंग। जब हमारी जिंदगी में मीनिंग होता है, तो खुशी अपने आप उसका फल बनकर आती है। मीनिंग का मतलब है अपने मूल्यों के अनुसार जीना, यानी यह साफ करना कि मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए यह परिवार है, कुछ के लिए सेवा करना, कुछ के लिए सीखते रहना या किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ना। एक अर्थपूर्ण जीवन बनाने का पहला कदम है अपने मूल्यों की पहचान करना। खुद से पूछिए, अगर मेरे पास जीवन का बस 1 साल हो, तो मैं किन चीजों पर ध्यान देना चाहूंगा? यह सवाल हमें दिखाता है कि हमारे लिए क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। दूसरा कदम है रोजमर्रा की आदतों को मूल्यों से जोड़ना। अगर आपका मूल्य है सेहत,
तो हर दिन की वॉक सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि आपके मूल्य को जीना है। अगर आपका मूल्य है रिश्ते, तो परिवार या दोस्तों के साथ बिताया गया समय सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपके जीवन की जड़ को सींचना है। तीसरा कदम है रिश्तों का महत्व समझना। रिसर्च बताती है कि इंसान की सबसे गहरी संतुष्टि रिश्तों से आती है। पैसा, शोहरत और उपलब्धियां खुशी तो देती हैं, लेकिन स्थायी अर्थ हमेशा जुड़ाव से आता है। इसलिए रिश्तों को संजोना, संवाद करना और समय देना जीवन को गहराई देता है। कभी कभी हमें यह भी मानना पड़ता है कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। उतार चढ़ाव, नुकसान और संघर्ष इसका हिस्सा है। लेकिन अगर हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य है तो वही हमें तूफानों में भी संभाले रखता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि मदद मांगना भी इस यात्रा का हिस्सा है। अगर आपको लगे कि अकेले संभालना मुश्किल है, तो प्रोफेशनल या भरोसेमंद लोगों से मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। याद रखिए, अर्थपूर्ण जीवन का मतलब यह नहीं कि हर समय मुस्कुराते रहें। इसका मतलब है हर दिन अपने मूल्यों के हिसाब से जीना। और जब आप ऐसा करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपके जीवन में आकर बस जाती है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने समझा कि जीवन की मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लो मूड, मोटिवेशन की कमी, भावनात्मक दर्द, शोक, आत्मसंदेह, डर, चिंता, तनाव या फिर अर्थ की तलाश, इन सब का सामना करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार टूल्स मौजूद हैं। यही टूल्स हमें मजबूत बनाते हैं और धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाते हैं। अगर आज की इस किताब से आपको एक भी ऐसी सीख मिली हो जो आपके दिल को छू गई हो, तो समझिए कि यही असली जीत है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इनमें से कौन सा छोटा कदम आज से ही अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करेंगे। आपका धन्यवाद कि आपने यह वीडियो अंत तक देखा। अगर आप इस स्क्रिप्ट की PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको हर नई किताब का सार सबसे पहले मिल सके। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन सही समझ और सही कदमों से हम उसे सार्थक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के सार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद।